नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष एकादशी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। साल 1919 में आज ही के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा पर ब्रिटिश अधिकारी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना और साल 1984 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस मिशन ने भारत की रणनीतिक और सैन्य ताकत को और मजबूत किया। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। देश की संगीत दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। महान गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आशा भोसले जी भारत की सबसे आइकॉनिक और वर्साटाइल आवाजों में से एक थीं, जिनकी आवाज ने दशकों तक देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे। चाहे सोलफुल मेलोडीज हों या इनर्जेटिक सॉन्ग्स हों, उनकी आवाज़ में हमेशा एक अलग ही जादू रहा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनसे हुई मुलाकातों को वह हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि आशा भोसले जी की आवाज़ हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जन समर्थन की जबरदस्त तस्वीर सामने आई है। करीब 15 किलोमीटर लंबी रैली में लोगों का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ जोश, उत्साह और समर्थन का माहौल नजर आया। इस मौके पर यह संदेश दिया गया कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं को हल किया जाएगा। साथ ही राज्य के युवाओं के लिए नई नौकरियों और अवसरों का रास्ता भी खोला जाएगा। सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए कोई खास बजट नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन, कनेक्टिविटी और उद्योग जैसे क्षेत्रों में नॉर्थ बंगाल को नज़रअंदाज किया गया है और टीएमसी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लगी हुई है। उन्होंने टी गार्डन वर्कर्स और आदिवासी समुदाय की अनदेखी का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने वादा किया कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने राजवंशी भाषा के लिए काम करने वाले नागेंद्र नाथ रॉय और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ऋचा घोष का भी जिक्र किया और कहा कि यह क्षेत्र प्रतिभा से भरा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश भर में आदिवासी विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, लेकिन टीएमसी सरकार इसका सही उपयोग नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने मतुआ और नामासूद्रा समुदाय को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार बनने पर उन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। अंत में उन्होंने राज्य में इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी चिंता जताई और टीएमसी पर इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने को लेकर अब बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया है वीमेंस रिजर्वेशन एक्ट को पूरी तरह लागू करने का। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर अपील की है कि इस कानून में जरूरी संशोधनों को एकजुट होकर पास किया जाए। यह कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए। इस कानून के तहत लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए लाया गया था, जिसका उद्देश्य है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भूमिका देना। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जहां इस मुद्दे पर चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है। भारत और यूएई के रिश्तों को लेकर एक अहम मुलाकात सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं पहुंचाईं और वेस्ट एशिया संकट के दौरान भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई का धन्यवाद किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। उन्होंने यूएई राष्ट्रपति का मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों और साझेदारी को और गहरा करने का संकेत देती है।
पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर इस साल का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी, यानी टोटल 57 दिनों तक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 29 जून को प्रथम पूजा होगी, जिसके साथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाएगी। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकेगा। देश भर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक, SBI, PNB और यस बैंक सहित 554 बैंक शाखाओं में रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रियों के लिए खास सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हर यात्री को RFID कार्ड दिया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। जानवरों के लिए भी 50,000 रुपए तक बीमा सुविधा मिलेगा। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जैसे पूरी रूट पर बिजली और लाइटिंग की सुविधा मिलेगी। बल्टल से होली केब तक बेहतर व्यवस्था की गई है। ई सर्विसेज और प्रीपेड बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है। ठहरने की सुविधा भी की जाएगी। बल्टल, श्रीनगर, नूनवान, चंदरकोटी में यात्री निवास की व्यवस्था की जाएगी। यानी इस बार अमरनाथ यात्रा और ज़्यादा सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित रहने वाली है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक अहम संयुक्त अभ्यास शुरू होने जा रहा है। एक्सरसाइज डस्ट लीग 2026 का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगा। यह सैन्य अभ्यास उज्बेकिस्तान के नमनगंज स्थित गुरुमसराय ट्रेनिंग एरिया में होगा। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन स्किल को बेहतर बनाना। खास तौर पर यह अभ्यास अनलॉफुल आर्म्ड ग्रुप्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर केंद्रित होगा। यानी यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं को आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में और अधिक सक्षम बनाएगा। देश में LPG को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश भर में LPG की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सरकार के मुताबिक 11 अप्रैल को 52 लाख से ज़्यादा घरेलू LPG सिलेंडर देश भर में वितरित किए गए और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ड्राई आउट यानी स्टॉक खत्म होने की स्थिति नहीं देखी गई। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की पैनिक बाइंग से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए देश भर में 2700 से ज़्यादा छापेमारी की गई है, जिसमें 219 LPG डीलरों पर जुर्माना लगाया गया और 56 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को सस्पेंड किया गया है। वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक ईंधन की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मार्च से अब तक 4,24,000 से ज़्यादा PNG कनेक्शन एक्टिव किए गए हैं और 4,66,000 नए रजिस्ट्रेशन दर्ज हुए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही है और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसके बावजूद फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश भर में पोर्ट ऑपरेशन सामान्य है और भारतीय जहाज़ों व नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं वेस्ट एशिया में फंसे भारतीयों की मदद भी जारी है। अब तक करीब 8,97,000 लोग भारत वापस लौट चुके हैं। कुल मिलाकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेस्ट एशिया में शांति की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई अहम बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। करीब 21 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने कहा कि बातचीत काफ़ी अहम रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान साफ और लंबे समय के लिए न्यूक्लियर हथियार न बनाने की गारंटी दे, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। वहीं ईरान की ओर से कहा गया कि कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने रहे, जिसकी वजह से बातचीत टूट गई। इस बैठक में सीज फायर, न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील हो या ना हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पहले ही अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच दशकों में सबसे उच्च स्तर की सीधी वार्ता मानी जा रही थी, जिससे उम्मीद थी कि वेस्ट एशिया में तनाव कम होगा। लेकिन फिलहाल बातचीत बिना नतीजे खत्म हो गई है और अब सभी की नज़र आगे होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर घालीबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने बातचीत में पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। घालीबाफ के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन ने कई फॉरवर्ड लुकिंग इनिशिएटिव्स भी पेश किए थे, यानी आगे का रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी,
लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने साफ कहा कि पिछले अनुभवों की वजह से ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो कैसे ईरान का भरोसा जीत सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में यूएस और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हाई लेवल टॉक्स हुई थी जो करीब 21 घंटे चली, लेकिन बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इन बातचीत से उम्मीद थी कि वेस्ट एशिया में तनाव कम होगा, लेकिन फिलहाल हालात जस के तस बने हुए हैं और दोनों देशों के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। वेस्ट एशिया में शांति की कोशिशों को एक और बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। करीब पूरे दिन चली इस मैराथन नेगोशिएशन के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस पाकिस्तान से लौट चुके हैं। जेडी वांस ने कहा कि अमेरिका ने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर रखा था और बातचीत भी अच्छे इरादे से हुई, लेकिन फिर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उन्होंने साफ कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान लंबे समय तक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा या नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ अभी नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से दूर रहे। वहीं ईरान की तरफ से इस बातचीत को लेकर अलग रुख सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की ज्यादा शर्तों की वजह से कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं बन पाया। इस बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस हटाने और युद्ध खत्म करने जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। यानी साफ है, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच दूरी बनी हुई है और वेस्ट एशिया में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल बातचीत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब इसके पीछे की बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने बताया कि इस बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद लगातार जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पूरे 21 घंटे की बातचीत के दौरान व्हाइट हाउस से लगातार संपर्क बना रहा, यहाँ तक कि कई बार सीधे ट्रंप से भी बातचीत हुई। जेडी वांस के मुताबिक अमेरिका एक फाइनल और बेस्ट ऑफर लेकर आया था जिसे ईरान के सामने रखा गया, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया और बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि ईरान लंबे समय तक न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक। लेकिन अमेरिका को ईरान की तरफ से कोई ऐसा पक्का भरोसा नहीं मिला। जेडी वांस ने यह भी कहा कि अमेरिका ने बातचीत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकल सके, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। यानी साफ है, इतनी लंबी और अहम बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर मुद्दे पर दूरी बनी हुई है और वेस्ट एशिया में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज सोना और चांदी के बाजार से एक अहम अपडेट सामने आया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 15,284 रुपये प्रति ग्राम पर बनी हुई है, यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,52,840 रुपये में कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी की कीमत करीब 260 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। आज बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। सोना और चांदी दोनों के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।